हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो पूरे किताब का निचोड़ इस वीडियो में लेके आए हैं, यानी पूरे सब्जेक्ट के जितने भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, जो 1 नंबर के अति लघु क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो, यहाँ पर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तो आप विश्वास करिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। ठीक है, आप निराश नहीं होइए, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि प्राचीन काल की वस्तुओं कौमा मंदिरों और इमारतों के अवशेषों के अध्ययन वाले को पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। इतिहास क्या है? तो इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। अगला पॉइंट है वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल। अगला जो पॉइंट है वो है जब मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया तब वह ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। ये पॉइंट स्टार लगाओ, अच्छा पॉइंट है, इसे आप याद रख लेना, कर लेना। जब मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया तब वह कहाँ? ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए, अगला पॉइंट आप समझिए। सारे के सारे पॉइंट, सामाजिक अध्ययन के सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में हम अच्छे से कवर कर लेंगे। जिस समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री प्राप्त होती है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या समझा? कि जिस समय के इतिहास के बारे में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री प्राप्त होती है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपको बताना है महाभारत। अगला क्वेश्चन है लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। क्या है? लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को संग्रहालय कहा जाता है। पेपर में पूछेगा संग्रहालय किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को हम क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं। अगला पॉइंट है कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। अगला पॉइंट है ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। आपसे पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ईसा पूर्व का अर्थ है, तो आप बताओगे ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अगला क्वेश्चन स्टार लगाओ, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो जो हर्ष चरित्र है उसकी रचना की है बाण भट्ट ने। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हर्ष चरित्र की रचना बाण भट्ट ने की है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, तो ये भी स्टार लगाओ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन है मानव के विकास कौमा विभेद आदि की जानकारी रखने कौमा देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। किसके नहीं थे? पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार जो थे वो आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। कैसे थे? बेडौल और
भौड़ी आकृति वाले थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए जो भी पॉइंट अच्छे पॉइंट है उनको मैं आपको बताता चलूँगा कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे ये पॉइंट है, आग की खोज पुरापाषाण काल की महान उपलब्धि है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो आग की खोज है ये पुरापाषाण काल की महान उपलब्धि है। नेक्स्ट है मानव, जो कुत्ता है वो मानव का प्रथम पालतू पशु है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। धातु काल को ही ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु काल को ही ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अगला पॉइंट है नव पाषाण काल के अंत में मानव ने कांसा धातु का आविष्कार करा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा धातु का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप बताओगे नव पाषाण काल में कांसा धातु का आविष्कार हुआ। अगला जो पॉइंट है ये भी अच्छा पॉइंट है, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार हुआ है, तो आप बताओगे नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो का मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। अगला जो पॉइंट आ रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है कि तांबा और जस्ता को मिलाकर धातु को कांसा कहते हैं। यानी जो तांबा और जस्ता जब मिलता है तो कांसा बनता है। आपसे यही पूछेगा कि कांसा किससे मिलके बनता है, तो आप बताओगे तांबा और जस्ता। क्या है? तांबा और जस्ता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय का अर्थ है। तो वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु को लेना और देना, इसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसी को हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शताब्दी का अर्थ है। तो शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष का समय। अगला जो क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। तो आपसे पूछेगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किसके किनारे विकसित हुई, तो आपका आंसर होगा दजला फरात नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आपसे पूछेगा कौन सी सभ्यता है जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो आप कहोगे मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। तो देखो क्रीट सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है चीन की सभ्यता हुआंगो नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये चीन की सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो ये हुई है हुआंगो नदी के किनारे। नेक्स्ट है कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। कहाँ पे हुआ है? कागज़ का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। मिस्र में फारो के जो मकबरा है उसी को हम पिरामिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन के लोग स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते हैं। चीन के लोग स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बारूद की खोज चीन में हुई थी। बारूद की खोज कहाँ हुई है? चीन में हुई है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध मंदिर या शिवालय को पगैड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा पेपर में पगैड़ा किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा बौद्ध मंदिर या शिवालय को पगैड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्य का अर्थ है। तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। आप लिखोगे आर्य का अर्थ लिखोगे श्रेष्ठ या उत्तम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्य का अर्थ बताओ। मतलब चार वेद चार हैं, ठीक है, ये तो आपका हो गया। कह रहा है वेद चार हैं, तो वेद चार कौन से हैं? वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद आपको याद रखना है। आपसे वेदों की संख्या भी पूछ सकता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन है रामायण की रचना महेश वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की है। तो क्वेश्चन हमारा ये भी बढ़िया है, क्वेश्चन को आप याद कर लेना। कह रहा है कि रामायण है, रामायण की रचना
महेश वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के समय से ही लौह युग प्रारंभ हो गया। यानी लौह युग कब से प्रारंभ हुआ? तो आर्यों के समय से ही। नेक्स्ट है दोआब का अर्थ है। यहाँ पे आपसे पेपर में इसका भी अर्थ पूछेगा। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। क्या है? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। अगला पॉइंट है आपका, आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य क्या थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। नेक्स्ट है, वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम है। क्या है? वेदों में ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। अब आपसे ये पूछेगा वैदिक काल में कितने वर्ण थे? आपका जवाब होगा 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में 4 आश्रम प्रचलित थे। तो कौन कौन से? देखिए, वैदिक काल में 4 आश्रम प्रचलित थे। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया आपका। अगली स्लाइड भी बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है। कह रहा है वैदिक काल में जन एक राजनीतिक इकाई थी। यानी वैदिक काल है, वैदिक काल में जन एक राजनीतिक इकाई थी। नेक्स्ट है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो महाजनपद हैं वो 16 हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो मैसिडोनिया का राजा था। नेक्स्ट है, सिकंदर घनानंद के समय भारत आया। तो सिकंदर किसके समय भारत आया? आपका जवाब होगा सिकंदर घनानंद के समय भारत आया। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। तो महावीर जो स्वामी हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। अगला पॉइंट समझिए आप, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक अवश्य कर दिया करें। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था। यानी जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने अपने सिद्धांतों का जो प्रचार करा था वो प्राकृत भाषा में किया था। नेक्स्ट है, ये इस पर स्टार लगाओ आप। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर हैं। यानी जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जो जैन धर्म है ये 2 संप्रदायों में बटा था। किस किस में? श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। कह रहा है महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध आप बताओगे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पेपर में पूछेगा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो आपका जवाब होगा पाली भाषा। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। क्या है? राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या है? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। अब देखो बौद्ध संगति हैं, 4 की चारों बौद्ध संगति आपको याद कराएंगे। कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पे है, प्रथम बौद्ध संगति है वो अजातशत्रु के समय हुई। द्वितीय बौद्ध संगति है कालाशोक के समय हुई। तृतीय बौद्ध संगति है वो अशोक के समय हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कनिष्क के समय हुई। तो चारों नाम आपको कैसे याद रखोगे वो आप समझ लो। देखो हमने ट्रिक बनाई है। फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 बौद्ध संगति हैं। क्रम से आपको याद रखनी है। फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड और फोर्थ, यानी प्रथम बहुत संगति, द्वितीय बहुत संगति, तृतीय और चतुर्थ बहुत संगति। तो आपको ध्यान रखना है एक के, आपको ध्यान रखना है एक के। क्या ध्यान रखोगे? एक के। ए का मतलब है अजातशत्रु, के का मतलब है कालाशोक, फिर ए का मतलब है अशोक और फिर है के का मतलब कनेक्स। तो आपको यही से याद हो जाएंगी चार की चारों बौद्ध संगति। आप बताओगे पहली जो बौद्ध संगति है वो किसके समय में हुई है? वो हुई है ए फार अजातशत्रु, द्वितीय हुई है के फार कालाशोक, तृतीय हुई है ए फार अशोक, चौथी हुई है के फार कनेक्स। अब या लास्ट में ध्यान रखना अशोक और कनेक्स की बात बाद में हुई है, अजातशत्रु और कालाशोक की बात पहले। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। पॉइंट कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो आपसे पेपर में यही पूछेगा कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट है आसमान चमकने वाली समस्त आकृतियाँ जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि को आकाशीय पिंड कहते हैं। यानी आसमान में, आसमान नहीं है, आसमान में चमकने वाली समस्त आकृतियाँ, यानी जो आसमान में चमकने वाली समस्त आकृतियाँ हैं उन्हीं को हम चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि को आकाशीय पिंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तरफ चलता है तो उसकी चाल देखो कितना हो जाता है? 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तरफ चलता है तो उसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी सूर्य के क्रम से सूर्य से तीसरे स्थान पर है। यानी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी दूरी के क्रम से, पृथ्वी किसके? दूरी के क्रम से सूर्य से तीसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पेपर में पूछेगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 4 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है पुच्छल तारे चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। जो पुच्छल तारे होते हैं वो चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट समझिए, हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। क्या है? हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाश गंगा है। अगला पॉइंट है वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी देते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी देते हैं उन्हीं को हम खगोल शास्त्री कहते हैं। अगला पॉइंट आप समझो, अगला पॉइंट कह रहा है कि मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे मंगल ग्रह को। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो आपसे पेपर में पूछेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो आंसर हो जाएगा 8 मिनट। तारामंडलों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं ये पूछेगा आपसे, तो आप बताओगे तारामंडलों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। अगला है शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। तो शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी हैं उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट कह रहा है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
क्या मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे दूर जो है वो वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, दिक्सूचक यंत्र की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। क्या कह रहा है, दिक्सूचक जो यंत्र है उसकी सुई सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर व दक्षिण दिशा में रुकती है। मानचित्र में दिशाएं तीर द्वारा दर्शाई जाती हैं। मानचित्र में दिशाएं जो होती हैं वो तीर द्वारा दर्शाई जाती हैं। मानचित्र के घटक दिशा, दूरी और प्रतीक हैं। क्या है, दिशा, दूरी और प्रतीक। ज्वाइड का शाब्दिक अर्थ है, तो ज्वाइड का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्व्याकार। अगला पॉइंट समझो आप। अगला पॉइंट है, कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। पेपर में पूछेगा देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं, इन्हीं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश क्या होते हैं। कुछ रेखाएं पूरब या पश्चिम पड़ी रेखा बनी होती हैं। कुछ रेखाएं पूरब से पश्चिम या पड़ी रेखाएं बनी होती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। पेपर में पूछेगा भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। आपसे पूछेगा कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिणी अक्षांश यानी जो 23.5 डिग्री है, दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं, तो दक्षिणी अक्षांश कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, और कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है 66.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है 66.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है जो हमारा, यहाँ से पेपर में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पेपर में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है, ग्लोब 2 अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ग्लोब 2 अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है 179 और देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति या परिभ्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 21 मार्च 2023 तक की अवधि में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध के किसी न किसी भाग पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 23, अगला पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः विषुवती रेखा पर सीधी चमकती हैं। यानी 23 सितंबर है, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें होती हैं वो पुनः विषुवती रेखा पर सीधी चमकती हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि 21 मार्च है, 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला पॉइंट है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ये वाला पॉइंट बार बार पेपर में पूछा जाता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो इस पे भी आप स्टार लगाओ, ये भी बेहतरीन पॉइंट है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष या धुरी कहते हैं। क्या है?
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है को जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष या धुरी कहते हैं। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 21 मार्च या 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं। तो दिन रात कब बराबर होते हैं? तो आपका जवाब होगा 21 मार्च या 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दिन व रात बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है, आपका याद करने के लायक है। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया जो महाद्वीप है वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। तो आपसे पेपर में पूछेगा सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा कहाँ है? देखो अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका आपका आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। स्टार लगाओ। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी जो है, चोटी पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। सबसे व्यस्तम, सबसे व्यस्त रहने वाला जलमार्ग तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने है विश्व की सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। यानी विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इस पे स्टार लगाओ। पेपर में आपसे पूछेगा विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय द्वीप महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा महासागर, आप बताओगे प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है दक्षिण महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर तो दक्षिण महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला पॉइंट समझो आप। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको ये पॉइंट स्टार लगाओ, इस पे स्टार लगा के याद करना है। कांगो जो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला पॉइंट है सिलिकॉन घाटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो जो सिलिकॉन घाटी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है भारत के 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं। भारत के 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं। विश्व का फेफड़ा कहे जाने वाला शैलवास वन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो विश्व का फेफड़ा कहे जाने वाला जो शैलवास है वो वन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखो किसके आधार पे है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,400 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,400 किलोमीटर है। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रगान गायन की जो अवधि है वो 52 सेकेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रगीत। यहाँ पे देखो राष्ट्रगीत है, यहाँ पे राष्ट्रगान है। ठीक है, राष्ट्रगीत की बात आएगी तो बंकिम चंद्र चटर्जी। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो 2.4% है। अगला जो पॉइंट है ये अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर की बात करें तो केसरिया है, मध्य की बात करें तो सफ़ेद है और अंत में जो रंग है वो हरा रंग है।
अब देखो भारत के पड़ोसी देश आपको याद रखना है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। इसकी ट्रिक है बचपन में MBA। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसे माजुली कहते हैं। क्या कहते हैं? माजुली कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसूनी शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक साल में लगातार कई महीनों तक एक जैसा मौसम होने को ऋतु कहते हैं। ऋतु किसे कहते हैं? एक साल में लगातार कई महीनों तक एक जैसा मौसम रहने को ऋतु कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में होती है। मेघालय राज्य में जो स्थित मौसिनराम है वहाँ होती है। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। मौसम और जलवायु के जो मूल तत्व हैं वो एक ही होते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा है। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको 5 भागों में बांटा है। अगला पॉइंट है, ताप गिरने पर जलवाष्प का जल बूंदों में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ताप गिरने पर जलवाष्प का जल बूंदों में परिवर्तन संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु की नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगला पॉइंट है, गर्मी के कारण जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण आपसे पेपर में पूछेगा तो आप कहोगे गर्मी के कारण जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट समझो आप। अगला पॉइंट कहता है वर्षा के विभिन्न रूप जैसे जल वर्षा, हिमवर्षा, कोहरा, ओस आदि है। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 साल या 1 साल बाद प्रकट होता है। नासा पे स्टार लगाओ। नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958 में वाशिंगटन DC में हुई है। ये पॉइंट बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया। मंगलयान का जो सफल प्रक्षेपण है वो 5 नवंबर 2013 को किया गया था। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। यह 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2। जो चंद्रयान 2 है वो 22 जुलाई 2019 को भारत ने अंतरिक्ष में भेजा। नेक्स्ट है, जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती हैं और बढ़ती हैं प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती हैं। प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो मानव उन्हें नहीं उगाता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह वन जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं? तो वह वन जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं जिससे इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। तो आपसे पेपर में पूछेगा सुंदर वन किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे जहाँ विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं उन वनों को हम सुंदर वन कहते हैं। क्वेश्चन है, कई गाँवों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है जिसे ब्लॉक कहते हैं। यानी कई गांवों को मिला के एक विकास खंड बनता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। अगला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1992 में की गई। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई है? तो शुरुआत कब की गई है? 1952 में। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। तो ग्राम पंचायत यानी गांव जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई है।
नेक्स्ट है ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वो ग्राम प्रधान है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर कहते हैं। क्या है? बीडीसी मेंबर कहते हैं किसे? क्षेत्र पंचायत सदस्यों को। अगला पॉइंट आप समझो। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। ग्राम प्रधान शिक्षा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ये भी हो गया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का बीडीसी मेंबर, ये भी हो गया। जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो जिला अधिकारी कलेक्टर होता है। इस पॉइंट को याद कर लो, पेपर में पूछा जाएगा। न्यायपालिका परिषद की आबादी 1 लाख से 5 लाख के मध्य होती है। कितनी? न्यायपालिका परिषद की आबादी जो है वो 1 लाख से 5 लाख के मध्य होती है। नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो मेयर या महापौर कहलाता है। क्या कहलाता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा वो मेयर या महापौर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, ये खूब पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जिले की सुरक्षा का दायित्व पुलिस अधीक्षक का होता है। जिले की सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो पुलिस अधीक्षक का होता है। अगला पॉइंट है जिले की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। यानी जिले की जो शिक्षा व्यवस्था का दायित्व है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन का दायित्व जो है वो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन के जितने बल लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।